नमस्कार दोस्तों। वोटिंग से पहले टूटा महायुति, ये बड़ी खबर है। और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति अलायंस यानी जिसमें बीजेपी है, जिसमें एकनाथ शिंदे हैं, जिसमें अजीत पवार हैं, यह अलायंस लगभग टूट रहा है। दरारें इतनी ज्यादा आ चुकी हैं कि अब उनको थाम पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लड़ाई किसके बीच में है, लड़ाई क्यों है, किसके बीच में बात बंद हो गई है, ये सब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, समझाऊंगा। पॉइंट दर पॉइंट, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में महायुति के बीच चल क्या रहा है। सबसे पहले आप यह समझिए कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। ये तीन तस्वीरें हैं। ये डिप्टी सीएम है अजीत पवार, डिप्टी सीएम। ये भी डिप्टी सीएम है, हालांकि एक वक्त में ये मुख्यमंत्री थे, आज ये मुख्यमंत्री हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, ये डिप्टी सीएम है, ये भी डिप्टी सीएम है। इन्होंने भी अपनी पार्टी को तोड़ा है, इन्होंने भी अपनी पार्टी को तोड़ा है और तोड़कर ये दोनों आए इनके साथ यानी बीजेपी के साथ। नतीजा, ये सीएम बन गए, ये डिप्टी सीएम बन गए। अब इस चुनाव में क्या हो रहा है? इस चुनाव में यह हो रहा है कि इनको लड़ने के लिए मिली 81 सीटें, 81। क्या मांग रहे थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इनको लड़ने के लिए मिली 59 सीट्स और ये यानी बीजेपी सबसे ज्यादा 149। अब दोस्तों, ये मांग रहे थे 90 सीटें, अजीत पवार 80 से 90 सीटों की मांग थी। एकनाथ शिंदे मांग रहे थे 120 सीटें, मिली कितनी? 81 सीटें, यानी जो मांग रहे थे उससे बहुत कम मिला। अब हालात ये हैं कि ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इनके बीच में झगड़ा है, इनके और इनके बीच में झगड़ा है और ये झगड़ा इतना बड़ा है कि तीनों में बातचीत लगभग ना के बराबर है। खैर, अब मैं आपको लेकर चलता हूं पॉइंट्स पर बात करने के लिए कि आखिर झगड़ा कहां पर है, कितना है और कैसे हो रहा है और उस झगड़े का नुकसान महायुति को कितना बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले झगड़े की वजह समझिए। एक एक वजह बताऊंगा। पहली वजह, एकनाथ शिंदे और अजीत को कम सीटें मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ज्यादा सीटें चाहते थे लेकिन इनको सीटें कम मिली। कई सीटों में इनके बीच असमंजस की स्थिति रही, कई सीटों को लेकर आखिर तक झगड़ा होता रहा। बागियों ने बहुत ज्यादा टेंशन दी और अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां ये अलायंस एक दूसरे से लड़ रहा है। तो ये वजह एक बड़ी समझ में आती है क्योंकि इन दोनों ने अपनी पार्टी को तोड़ा था, पार्टी को तोड़कर ये बीजेपी के साथ आए और जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, दोनों के दिल में मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश दबी है और वो ख्वाहिश ऐसी है कि ये दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अजीत पवार खुलकर इसके संकेत दे चुके हैं और एकनाथ शिंदे कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। उस मुख्यमंत्री पद की भी पूरी कहानी हम इन्हीं पॉइंट्स में समझेंगे। दूसरा, अब दोस्तों सीटों पर आ जाते हैं। एक सीट है माहिम। माहिम में शिंदे के तेवर से बीजेपी बहुत परेशान है क्योंकि शिंदे ने वहां अपना प्रत्याशी उतार दिया। माहिम में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने यह तय किया कि वो अमित ठाकरे के साथ रहेगी, प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने प्रत्याशी उतार दिया। अब फडणवीस ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि राज ठाकरे फडणवीस के अच्छे मित्रों में हैं। राज ठाकरे ने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कह दिया कि महाराष्ट्र में इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। अब यह बयान फडणवीस को तो अच्छा लगा लेकिन एकनाथ शिंदे को नागवार गुजरा क्योंकि वो सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद एक और सीट है, उस सीट का नाम है मानखुर्द शिवाजी नगर। यहां अजीत पवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्यों है? क्योंकि अजीत पवार ने यहां अपने सबसे करीबी नवाब मलिक को टिकट दिया है। नवाब मलिक के टिकट का बीजेपी लगातार विरोध कर रही थी। देवेंद्र फडणवीस ने यहां तक कह दिया कि वो नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे, वोट नहीं मांगेंगे। अब दूसरी परेशानी यह है कि इसी सीट पर एकनाथ शिंदे ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। यह इतना बड़ा पेंच है जिसको सुलझा पाना
हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल है। अब 23 नवंबर को दोस्तों इन दोनों सीटों पर, एक ये माहिम की सीट और दूसरी मानखुर्द शिवाजी नगर, इन दोनों सीटों के नतीजों पर भी हर किसी की नजर रहेगी। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीनों दलों के कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन है दोस्तों, क्यों नहीं होगा कंफ्यूजन। कहीं पर एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट का मुकाबला हो रहा है, कहीं पर बीजेपी का मुकाबला हो रहा है, यानी कई सीटें ऐसी हैं, ये झगड़ा रुक नहीं रहा है। कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा कि वो प्रचार क्या करें। अब आप ये समझिए कि स्थिति ये है कि अगर किसी सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है तो बीजेपी के कार्यकर्ता साइलेंट हो गए हैं। अगर किसी सीट पर एनसीपी अजीत का प्रत्याशी नहीं है तो उस सीट पर एनसीपी के कार्यकर्ता खामोश हैं। यही एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है। यानी ये तीनों दलों के कार्यकर्ता, गठबंधन ऊपर है नेताओं में, उन्होंने गठबंधन कर लिया, सीटें तय कर ली, प्रत्याशी बना दिए, लेकिन जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो सेक्टर का कार्यकर्ता है, जो विधानसभा का कार्यकर्ता है, उसमें आपस में ना कोई कोऑर्डिनेशन है, ना किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन है। और इसी वजह से तीनों दलों के कार्यकर्ता बिखरे बिखरे नजर आते हैं। हाल ही में अजीत पवार ने गौतम अडानी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि एक बैठक हो रही थी, उस बैठक में मैं मौजूद था, देवेंद्र फडणवीस थे, अमित शाह थे, शरद पवार थे और उस मीटिंग में गौतम अडानी भी थे। अब गौतम अडानी का नाम अचानक चुनाव के समय सामने आ गया तो विपक्ष को यह मुद्दा मिल गया। राहुल गांधी ने इस पर हमला भी बोला, इस पर सवाल भी पूछे। उस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये कुछ वजह हैं जो बताती हैं कि महायुति में झगड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिर्फ इतनी वजह है ऐसा नहीं है, कुछ और वजह भी है, वो भी जाननी आपके लिए जरूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि महायुति में चल क्या रहा है। अब नवाब मलिक के नए खुलासे से बीजेपी बेचैन हो गई, क्योंकि नवाब मलिक ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में नवाब मलिक ने यह कह दिया कि 23 नवंबर के बाद क्या होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता, कि अजीत पवार इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, यानी महायुति में रहेंगे या महाविकास अघाड़ी के साथ जाएंगे। दूसरी बात नवाब मलिक ने यह भी बोली कि वो बीजेपी के विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अजीत पवार के साथ हैं क्योंकि अजीत पवार ने मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। अब नवाब मलिक ने जो 23 नवंबर का खुलासा कर दिया, इससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि अजीत पवार उस पाले में चले जाएं। पंकजा मुंडे और अशोक चव्हाण। दोस्तों पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, एमएलसी हैं, लोकसभा का चुनाव हारी हैं। अशोक चव्हाण राज्यसभा में हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र के। बटोगे तो कटोगे, इस नारे का विरोध इन्होंने भी कर दिया। ये दोनों बीजेपी के हैं और दोनों ने इस नारे का विरोध कर दिया कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में इस तरह की सियासत नहीं होती है। अब ऐसा ही विरोध अजीत पवार ने किया था। अजीत पवार की मजबूरी समझ में आती है, उनको अपने एक खास वोट बैंक की चिंता है, लेकिन इन दोनों ने भी विरोध कर दिया है और इन दोनों के विरोध की वजह से अब बीजेपी असहज हो गई है। बीजेपी के नारों से अजीत का किनारा। दोस्तों अजीत पवार ने बटोगे तो कटोगे का विरोध किया, यह आपको पता है। अजीत पवार ने एक और बात एक इंटरव्यू में बोल दी। उन्होंने कहा कि 400 पार वाला जो नारा लोकसभा चुनाव में लगा और जो मोदी की गारंटी की बात कही गई, उन दोनों नारों ने लोकसभा चुनाव में नुकसान कर दिया, लेकिन बीजेपी इसको समझ नहीं रही है। बटोगे तो कटोगे यह भी नुकसान कर सकता है, यानी अजीत पवार बीजेपी के नारों से खुद को अलग कर रहे हैं। और अब दोस्तों बेहद अहम पॉइंट बताता हूं, सबसे बड़ी लड़ाई सीएम पद की बिल्कुल है। अमित शाह हाल ही में जब महाराष्ट्र में थे, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जाहिर किया और उसमें भी खास बात थी कि मंच पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं थे, पोस्टर्स में जरूर थे। उसमें अमित शाह ने यह कह दिया कि अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, अभी पर ध्यान दीजिएगा। फिर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीटों के आधार पर, सीटों की संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री तय होगा। जाहिर सी बात है, बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो उसने गेंद अपने पाले में ही रखी है, यानी लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बहुत ज्यादा है। अंदर अंदर ऐसी चर्चा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहती है। खैर वो लड़ाई है। आखिरी में दोस्तों 23 नवंबर को अजीत और शिंदे क्या करेंगे, ये बिग क्वेश्चन है, बड़ा सवाल है।
नवाब मलिक ने कहा कि 23 नवंबर को तय होगा कि अजीत पवार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और हमारे जो तमाम राजनीतिक पत्रकार हैं जिनसे चर्चा होती है, उनका ऐसा कहना है कि 23 नवंबर के बाद एकनाथ शिंदे भी कुछ अलग कर सकते हैं, वो मातोश्री की तरफ भी जा सकते हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता दोस्तों। यानी 23 नवंबर को महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसका आकलन अभी से कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से महायुति में झगड़ा मचा पड़ा है, महायुति में लड़ाई चल रही है, ये जो लड़ाई की बड़ी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, अगर ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रही तो इसका नुकसान महायुति को बहुत बड़ा होगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।